राजनीति सिद्धांत का एक परिचय। लीजिए एक और किताब याद कीजिए। लेकिन हम उन्हीं चीजों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए, यह कक्षा कुछ अलग होगी। जरा पन्ने पलटकर पृष्ठ 8 पर दिए गए बॉक्स में सुकरात की विषय में पढ़ो। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया है। यह तो सच में अलग है। सुकरात कौन है? राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों में इतर मनुष्य अपने अंतरात्मा, भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है, अपने उन विचारों का साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव असीमता के इन जुड़ाव पहलुओं में होती हैं। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसा संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राज सत्ता की अपनी नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है जो और राजनीतिक जीवन का अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्र, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है और इनके और अन्य संबंध धारणाओं के व्यक्त और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर उन इन अवधारणाओं की मौजूदगी परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्र या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाओं, सरकार, नौकरशाह और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। राजनीति क्या है, वाद विवाद, संवाद और राजनीति क्या है। आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं और राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोगों अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति इस प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं अथवा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते हैं, झूठ वायदे और बढ़ चढ़ दावे करते हैं, तबकों से विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता में रत और घृणा रूप में हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर के टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बांस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर भी राजनीति से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है, मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं हैं, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले विभिन्न राजनीतिक दल
को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे ही वे अपने को इस खेल की जरूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति के परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हम अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसे में निश्चित ही शामिल होना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ लिए रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीति संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, राजनीति, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरत और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी है। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को कबूलने में मदद करती है। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार कैसे बताती है? ये चित्र में ये टाइम्स ऑफ इंडिया RK लक्ष्मण द्वारा बनाया गया है। आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है। सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन राजनीति सरकार में कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती। दरअसल सरकारें जो भी करती है वो प्रासंगिक होती है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को भी भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकार हमारी आर्थिक नीति, विदेशी नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता करती है, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को भी संकट में डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत जरूरी चीजें भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और इसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीति बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। चूंकि सरकार की कार्रवाई का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगे जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूद अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारणों तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित और वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चल रही बहुविधि वार्ताएं शामिल हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। इस स्तर से इन वार्ताओं में सरकार के कार्य और निर्णय इन कार्यों
का जन्म जनता से जुड़ा होना शामिल जनता से जुड़ा होना शामिल आओ अखबार बाँचें। वे कौन से मुद्दे हैं जो र- समाचार के प्रमुख शीर्ष के रूप में छाए हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आपके लिए उनकी कोई प्रासंगिकता है? आओ कुछ करके सीखें। राजनीति हमारे दैनिक जीवन पर किस तरह असर डालती है। अपने जीवन के एक दिन की घटनाओं का विश्लेषण कीजिए। होता है तो दूसरी स्तर पर जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने का संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है तो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है। तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। वाद विवाद संवाद। क्या विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत में हमें क्यों पढ़ाते हैं? राजनीतिक सिद्धांत में हमें क्यों पढ़ाते हैं? यदि हम अपने आसपास देखें तो हम हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया है और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देशों ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अमेरिका और भारतीय संविधान में किया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई है। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर जांग रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र की मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितना कि एक स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देश तत्व में शामिल किया गया। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप में प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी धारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा का और ऐसे किसी भी राजनीतिक चिंतन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जिसका उल्लेख अध्याय में किया गया है। 50 शब्दों में लिखिए। न्यायिक पुनर्लोकन जैसी नीतियों का सार्थकता की जांच करता है। इस काम को विभिन्न विचारों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभव को छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं की चिन्हित करते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए एक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल्य में प्रयोग आया है? मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। मीडिया या फिल्म
विद्यालयों में कोई भी सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। विद्यालय के वार्षिक उत्सव की योजना बनाते समय छात्र छात्राओं से सलाह ली जानी चाहिए। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए। लेकिन क्या यह सब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्र और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्तता और स्वतंत्र है, हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठाना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दों सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समाज राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, वही कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो। कुछ लोग अपना मन चाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूल पढ़ाई में भी अक्षम हैं। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं की सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हमें सीखते हैं कि उनके नियमों की व्याख्या कैसे करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में हम खेल के नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। इसकी एक वनगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालत द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है, इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती हैं। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए हैं और उनका विस्तार भी। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां इन समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरे के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीकी दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने में क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापक में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दे उसकी सुरक्षा हो। इसीलिए यूं तो अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले को नेटिजन कहा जाता है। सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी वैयक्तिक सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की इतनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल में ताक झांक कर सकती है? कितना नियमन नियोजित है और किसको नियमन करना चाहिए, सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को? राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारी सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसीलिए यह बेहद प्रासंगिक है। आओ कुछ करके सीखें। विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाओं से कार्टून इकट्ठा कीजिए। इन कार्टून में किन मुद्दों को उठाया गया है? ये कार्टून कौन कौन सी राजनीतिक अवधारणा को रेखांकित करते हैं? प्राचीन यूनान में एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए ही उसे एथेंस के शासक द्वारा मृत्युदंड दिया गया। सुकरात के शिष्य प्लेटो
ने उसके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवालों की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। यह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभिक होती है। इस संवाद के दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार कर नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतताओं को उजागर करने के लिए यह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। इसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाले नहीं है। राजनीतिक सिद्धांतों के को व्यवहार में उतारना। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हमने अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हमें अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आज़ादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की है। गणित के विपरीत यह त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है। राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हमें कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करें। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या आगे पढ़िए और देखिए कि सुकरात ने यह कैसे किया। सेफलेस, तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया, लेकिन जहां तक न्याय की बात है यह है क्या? सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना, बस इससे अधिक कुछ नहीं। और क्या इसके भी अपवाद नहीं होते? जरा सोचिए, एक मित्र शांत चित्त भाव से अपने हथियार मेरे पास जमा कर देता है और उन हथियारों को वह ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग शांत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसे हथियार वापस कर देना चाहिए? आप बिल्कुल सही हैं, उसने कहा, लेकिन जब सत्य बोलना और ऋण को चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है। मैंने कहा, पहले हमने सीधे साधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हों तब उनके साथ अच्छा करना और जब शत्रु बुरे हों तब उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे यह ठीक लगता है। दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगा सा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में और समान अवसर चाहते हैं। इसीलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते या ईंट पाथते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी न हो। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हो और आर्थिक
कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हो। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इस तरह अधिक संख्या लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा। लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उसे चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है उनमें घटोत्कच घोड़े के गुण कम होता है, स्वान्नत्व कुत्ते के गुण नहीं। हाँ, घटों का तो कम होता है, और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उनमें स्वान्नत्व कम होता है, घटोत्कच नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। और जब कोई मनुष्य घायल होगा तब उससे मनुष्यत्व कम होगा, निसंदेह। और वह मनुष्यत्व न्याय है। निश्चित रूप से लिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहन की देखभाल करनी है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने की अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनकी माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफी जटिल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। लेकिन जब हम बुनियादी जरूरतें भी पूरा नहीं कर पाते तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने या संसाधन, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की जरूरत है। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रासंगिक पर निर्भर करता है। हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए, और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए। हाँ, तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बनाता है? असंभव। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में, क्या कोई सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और न ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से। लिया किया हमने अर्थ की कई परतें खोली। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा या बरता जाता है। ये विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों की विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुख्तिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियों तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसे समानता के मामले में वैसे ही अन्य अवधारणाओं के मामले में भी राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझन पड़ता है।
संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। अब तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरना उससे ठीक उल्टा एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वह काफी सत्य है, और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है वही उसे पैदा करने में भी सर्वाधिक सक्षम होता है। सच बात है कि और जो शत्रु से जीत सकता है वही किले का सबसे अच्छा रक्षक होता है। निश्चित ही तब जो किसी चीज का अच्छा रखवाला होता है वही अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। तब अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो वह गबन करने में भी अच्छा होता है। इस तर्क में तो यही निहित है। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी जरूरत है? क्या यह राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है? बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आजादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? पहली बात तो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं, और इसीलिए परोक्ष रूप से यह अभी भी ही हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते जब कि हम में से सभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेंगे? क्या इसीलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होती है? दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्तियों के चोर बन जाने के बाद तुम यह तर्क दोगे कि जो अच्छा है वे हमारे मित्र हैं, जो बुरे हैं वे हमारे शत्रु हैं। हाँ, पहले हमने सीधे साधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हों तब उनके साथ अच्छा करना, और जब शत्रु बुरे हों तब उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे यह ठीक लगता है। लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट है और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या पहले से बुरी होती है? कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है उनमें घटोत्कच कम होता है, स्वान्नता नहीं। हाँ, घटोत्कच कम होता है। विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है और जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। सूचना परक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यदि हम माने तरीके से अपनी वरीयताएं प्रकट करें तो हम ज्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसावदन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कद्रदान होने का पता रहता है? इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों की जनाभिमुख बना देते हैं। तीसरी बात यह है कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे
जीवन के अमूर्त मसले नहीं है। परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यवसायिक केंद्रों आदि में तरह तरह के भेदभाव का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से विभिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह कर रखते हैं, चाहे वे अलग जाति के हों या अलग धर्म के अथवा अलग लिंग या वर्ग के। यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण करना चाहते हैं, और यदि उसमें विलंब होता है और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उनमें स्वानंद तो कम होता है, घटोकाट तो नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। और जब कोई मनुष्य घायल होता है तो उसमें मनुष्यत्व तो कम होगा निसंदेह, और वह मनुष्यत्व न्याय है निश्चित रूप से। तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बनाता है? असंभव। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य हैं जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि वह हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं को के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते हैं, और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित, पर यह हम नहीं जानते कि वे तर्कसंगत है या नहीं। जब हम दूसरों से बहस करते हैं तब भी हम अपने विचारों का बचाव करने की जरूरत महसूस करते हैं और इसके लिए तर्क और युक्ति तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में तरीके से तर्क वितर्क कर सके। तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। या सामान्य शब्दों में, क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और न ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है निश्चित रूप से। तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरना उससे ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वह काफी सत्य है। तब अगर कोई आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने में है और अच्छे वे ऋण हैं जो मित्रों को चुकाने और बुरे हुए शत्रुओं को चुकाने हैं, यह कहना साझेदारी नहीं है कि क्या यह सत्य नहीं है जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाया जा चुका है? किसी को भी चोट पहुंचाना किसी भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। पॉलीमार्कस ने कहा, मैं तुमसे सहमत हूँ। पॉलीमार्कस ने कहा कि मैं तुमसे सहमत हूँ